जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इन्हें तवक्का थी कि वो गाड़ी इन्हीं में से एक होगी। सिर्फ वज़ीराबाद में ही नहीं, तमाम तार पाकिस्तान में लोगों की ये हालत हो गई थी कि पता चला कि महाज के ज़ख्मियों के लिए खून की ज़रूरत है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े और मरीज़ भी हस्पतालों, रेड क्रॉस के मरकज़ी दफ्तरों में जा पहुँचे और अपनी रगों से खून निकलवा कर खून के तालाब जमा कर दिए। वज़ीराबाद की तो ये काफ़ियत थी कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी थी, वो अपने साथ जितने भी आदमियों को बिठा सकते थे बिठा कर खून देने के लिए लाहौर चले गए। वो लड़कियां जो बुर्कों में मस्तूर और चार दीवारी में बंद रहती थी, और वो लड़कियां जो बाल कटवाए तंग लिबास में नीम उरिया नजर आती थी, एक मरकज पर जमा हो गई। हमें कोई काम बताओ। इन सब का एक ही मुतालबा था, हमें उन अस्पतालों में भेज दो जहां महाज के जख्मियों को लाया जाता है। नौजवान जो राहों में खड़े इन लड़कियों से छेड़खानी को जीने का मकसद समझते थे और जिनका किरदार लज्जत परस्ती से मुरक्कब था, वो इन्हीं लड़कियों के दोष बदोश शहरी महाज पर यकजा हो गए। जिन्स मिट गई, मर्द मिट गया, औरत मिट गई और एक फ़र्द ने जन्म लिया जिसका नाम पाकिस्तानी था। तमाम तर जज्बात और एहसासात इंडियन एयर फोर्स के पहले हमले से ईमान की भट्टी में पिघल कर एक ही नए सांचे में डल गए, जिसे जज्बा हुर्रियत कहते हैं। पाकिस्तान मर्दाने हुर का वतन बन गया। किसी ने कह दिया कि वतन के दिफा के लिए पैसा चाहिए, तो लोगों ने अय्याशियाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी मुलतवी कर दी और अपनी तौफीक से बढ़कर बैंकों में रुपए पैसे के अंबार लगा दिए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बच्चियों के जहेज़ के ज़ेवरात दिफाई फंड के हवाले कर दिए। जिसके पास पैसा न था उसने घर का सामान ही दे दिया। जगह जगह कतारें नजर आने लगी, खून देने के लिए कतारें, पैसे जमा कराने के लिए कतारें, फौजियों के लिए तोहफे तोहफ़ देने के लिए कतारें। शाहराए पाकिस्तान के दोनों तरफ फौजियों को नारा लगा लगा कर रुखसत करने के लिए कतारें। कौम कतार अंदर कतार मुनज़्ज़म हो गई। कौम ने अपने आप को पहचान लिया। शाम से कुछ पहले हाजरा को बाजार जाना पड़ा। ये तो वो 3-4 दिनों से देख रही थी कि उसे छेड़ने वाले उससे बेगाना हो गए थे। उसने एक और इनकलाब देखा। कहीं से किसी फिल्मी गीत की आवाज़ नहीं आ रही थी। पामाड़ी की दुकान के सामने से गुजरी तो उसके रेडियो से हाजरा को जोशीला तराना सुनाई दिया। ऐ मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो जिधर भी गई उसे जंगी तराने सुनाई दिए। वो एक गली में से गुजर रही थी तो आम सी किस्म की 3-4 औरतें खड़ी बातें कर रही थी। हाजरा उनके करीब से गुजरी तो एक औरत कह रही थी, हम बगैर तो नहीं काफरों की बोटी बोटी कर देंगी। हमने बेटे गलियों में आवारा फिरने के लिए तो नहीं जने। एक औरत ने कहा। हाजरा के जिस्म ने जर्जरी ली और उसने महसूस किया कि उसका दिल गैर कुदरती सी चाल से धड़क रहा है। वो भी कुछ कहना चाहती थी, उसके जहन में भी अनोखी अनोखी बातें आ रही थी, लेकिन उसे बात करने का सलीका नहीं आता था। उसने अपने अंदर बेचैनी महसूस की और वो आगे बढ़ गई। हाजरा आगे गई। 2 नौजवान लड़के आ रहे थे। उनके हाथों में बाल्टियां और बेलचे थे। उसे छेड़ने वालों की फहरिस्त में ये दोनों नौजवान शामिल थे। ये अक्सर कहा करते थे कि ये लड़की गूंगी है। हाजरा इन्हें देखकर एक तरफ हो गई। उसे तवक्का नहीं थी कि इन दोनों में कोई तब्दीली आई होगी, लेकिन वो इस तरह उसके करीब से गुजर गए जैसे उन्होंने इसे देखा ही ना हो। उन दोनों के कदमों में तेजी और चेहरों पर ऐसा तासुर था जैसे उनके घर को आग लग गई हो। इनके पीछे पीछे 3 और लड़के जो इन्हीं जैसे नौजवान थे दौड़ते आए। 2 ने एक स्ट्रेचर पकड़ रखा था और तीसरे के पास एक बक्स था। हाजरा इन्हें भी अच्छी तरह पहचानती थी और दिल ही दिल में इन्हें गालियां दिया करती थी, मगर आज ये लड़के उसे इतने प्यारे लगे कि वो इन्हें रोक कर 2-4 बातें करना चाहती थी। एक और लड़का दौड़ता आया। एक आदमी ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। ARP पोस्ट पर सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लड़के ने संजीदा से लहजे में कहा, मालूम नहीं किस वक्त शहर पर बमबारी हो जाए। जख्मियों को बिले से निकालने के लिए सामान पूरा होना चाहिए। हाजरा उसके करीब रुक गई। हाजो, इस लड़के ने हाजरा के पास रुक कर कहा, तुम डरी हुई मालूम होती हो, दिल मजबूत रखो, बम गिरे तो घबराना नहीं। अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो गया तो हम संभाल लेंगे। जनाब के पुल पर जहाज़ों को मार गिराने वाली तोपें और मशीन गनें लग गई हैं। हाजरा के जी में आई कि इस लड़के का मुंह चूम ले। हालांकि इस लड़के ने एक बार इसका दुपट्टा खींचकर सर से उतार दिया था।
آج یہ تمام لڑکے اسے افضال کی طرح اچھے لگنے لگے۔ اس کے جی میں آئی کہ وزیرآباد کے ہر گھر میں جائے اور اپنے جیسی جوان لڑکیوں سے کہے بم گرے تو گھبرانا نہیں، لڑکے سنبھال لیں گے۔ 6 ستمبر 1965 کی دوپہر تک دشمن کی اس طوفانی یلغار کو روک لیا گیا تھا، لیکن ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ بھارتی لشکر نہر کے پار ہی رکا رہے گا۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی قوم کا جذبہ مجروح کرنے کے لیے ایک تو اپنے ریڈیو سے بے بنیاد خبر نشر کی تھی کہ انڈین آرمی لاہور پر قابض ہو گئی ہے۔ ہندو لیڈروں نے دوسرا کمال یہ دکھایا کہ برطانیہ کے نشتری ادارے BBC سے بھی یہی خبر نشر کرا دی۔ دشمن 18 برسوں سے پاکستان کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر خارجہ سردار پٹیل نے، جسے ہندو مرد آہن کہتے تھے، پاکستان کے مرز وجود میں آتے ہی ڈنکے کی چوٹ کہا تھا، ہم پاکستان کو اس قابل بننے ہی نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا ایک بھی وار سہ سکے۔ مہاتما گاندھی تو یہی کہتے کہتے مر گیا۔ پاکستان کے وجود کو بھارت کی تاریخ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتی۔ بھارت کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے، جسے ہندو مہاتما گاندھی کے بعد کا درجہ دیتے تھے، کہا تھا، ہم دریاؤں اور نہروں کا پانی بند کر کے پاکستان کو ریگستان بنا ڈالیں گے۔ بھارت کے ان حکمرانوں نے 18 برس اپنی رعایا کو بھوکا ننگا رکھ کر 6 ستمبر 1965 کے حملے کے لیے اسلحہ بارود جمع کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر فرانس، برطانیہ اور روس سے جدید لڑاکا بمبار طیارے خریدے تھے۔ امریکہ کو چین کا بھوت دکھا کر دور مار توپیں لی تھی اور امریکہ کے جنگی ماہرین سے ماؤنٹین ڈویژن تیار کرائے تھے۔ ہمارے دشمن نے 10 لاکھ فوجیوں کو 6 ستمبر 1965 کے لیے ہی پالا پوسا تھا۔ امریکہ نے بھارتیوں کو اسلحہ بارود کے لیے وہ بند بکس بھی دے دیے تھے جو پاکستان کی فوجی امداد کے لیے الگ رکھے ہوئے تھے۔ پاکستان اور اسلام کے اس دشمن کو اپنی اس بے پناہ جنگی طاقت پر اس قدر ناز اور کامل یقین تھا کہ انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ 9 بجے صبح تک لاہور پر قبضہ کر لے گا اور 12 بجے لاہور میں جشن فتح منائے گا۔ اس نے اپنے کمانڈروں سے کہا تھا کہ وہ انہیں لاہور جمخانہ میں وسکی پلائے گا۔ ادھر لاہور کے دفاع میں لڑنے والے ڈویژن کے کمانڈر نے آرڈر آف دی ڈے دیا، پاکستانیوں آخری سپاہی تک، آخری گولی تک لڑو، سنگینیوں سے، خالی ہاتھوں سے، ناخنوں سے لڑو، اپنے وطن کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہ جانے دو۔ کفار کی اس یلغار کے سامنے BRB بہتی رہے گی۔ یہ پہلی بڑی نہر ہے جو پاکستانیوں نے کسی ملک کی مدد کے بغیر اور بغیر کسی مشینری کے اپنے ہاتھوں کھودی تھی۔ اس نہر میں پاکستانیوں کا اپنا پسینہ، اپنی کمائی اور اپنا جذبہ حب الوطنی رواں دواں تھا۔ اسکولوں کالجوں کے لڑکوں نے، دفتروں کے چھوٹے بڑے افسروں، کلرکوں اور چپڑاسیوں نے، دکانداروں اور کسانوں نے، اسکولوں کالجوں کے اساتذہ اور تانگہ بانوں نے مل کر یہ نہر کھودی تھی اور اس پر بڑے ہی پکے پل بنائے تھے۔ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے خطے کو جسے نہرو ریگستان بنانا چاہتا تھا، BRB نے سبزہ زار بنا دیا تھا۔